फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इससे पहले भी मैंने बोला था कि इस पे आपको डिटेल में क्या देखना है, कि ये एक्ट है क्या, इसमें लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है, ठीक है। सो देयर वर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच यू नीडेड टू सी। तो लेट मी एक्सप्लेन फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग पर्टिकुलर साइट, तो जहां से इंफॉर्मेशन मिल जाए जस्ट मैं ये बता रहा हूँ। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये राइट्स जो है बेसिकली इसमें टाइटल राइट्स मिलता है। कितना मिलता है? 4 हेक्टेयर, ठीक है। और किस कौन सा लैंड आपको मिल सकता है टाइटल? वही लैंड जहाँ पे आप पहले से आप खेती कर रहे हैं, ठीक है। एक तो है मालिकाना, दूसरा यूज राइट्स, क्या आप यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट में? यस, आपको यूज करने के लिए भी मिलेगा। अच्छा, इसमें किस तरह का यूज कर सकते हैं? तो जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो आप यूज कर सकते हैं, या आप अपने जो एनिमल है उसको आप ग्रेजिंग करवा सकते हैं। क्या कोई रिलीफ या डेवलपमेंटल राइट्स में मिलेगा? हाँ। तो अगर आपको निकाला जा रहा है तो उसके खिलाफ सुविधा है, और वहाँ पे आपको फैसिलिटी है, ठीक है। अगर आपको रिहेबिलिटेट भी करना वहाँ पे है, ठीक है, तो आपको जो है इलीगल एविक्शन अगर होगा तो उसके लिए जो है फैसिलिटी है। क्या आप फॉरेस्ट को मैनेज भी कर सकते हैं? तो ये तो बाद में रियलाइज किया गया था कि बिना ट्राइबल का जो है फॉरेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो यस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी देता है। अब इसमें ये तो हो गया आपको लॉ का। और इसमें एक चीज क्या याद रखना है कि जैसे ये लॉ इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये लॉ इम्प्लीमेंट कैसे होता है, अगर मान लो ये सब राइट्स मिलना ही है तो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली ग्राम सभा जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें ग्राम सभा इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस। तो ग्राम सभा जो है वो इनिशिएट करती है कि किसको इंडिविजुअल राइट्स में किसको मिलेगा और कम्युनिटी का क्या राइट्स होगा, ठीक है। तो ये जो है ग्राम सभा इनिशिएट करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें अब बेसिकली इस लॉ में चैलेंज क्या है? तो इसमें कई बार क्या होता है कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में यूज टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, ठीक है, टाइटल में कितना हेक्टेयर वाला है, ठीक है, और ओनरशिप मिलेगा किस लैंड का, यूज राइट्स में क्या यूज कर सकते हैं, रिलीफ डेवलपमेंट, रिलीफ राइट्स किस तरह का, इलीगल एविक्शन का, और मैनेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट का आप मैनेज कर सकते हो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जब भी आप पढ़ेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जैसे विश्नोई एक्टिविटी, ठीक है, खेजरी ट्री, यहाँ पे फिर से मतलब लोग फाइट कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या देखना है, जो इंडिया में मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ है उसमें बिश्नोई जो मूवमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, ठीक है। तो जो इंडिया में मेजर इन्वायरमेंट फाइट हुआ है वहाँ आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी इंडिया में मेजर इन्वायरमेंट मूवमेंट हुआ है जैसे बिश्नोई का, इसमें अमृता देवी थी, ठीक है, तो उन्होंने से एक तरीके से पेड़ को बचाने के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस किया था। तो उसके बाद जो है चिपको मूवमेंट फिर, ठीक है, तो 1973 में चिपको मूवमेंट हुआ था। तो उसके बाद जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका वेस्टर्न घाट में, ठीक है। इसमें विलेजर ने कैसे किया? साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? ठीक है, केरला का है प्रोजेक्ट, और टेहरी डैम का, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेजर, एक तो मेंस में आपको पूछा जाता है और पीटी के लिए आपको याद रखना है, जैसे कि ये जो इन्वायरमेंट मूवमेंट कौन कहाँ पे हुआ था, विश्नोई मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे हुआ था, अपिको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, टेहरी डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्वायरमेंट मूवमेंट से याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गोदावरी। तो गोदावरी में आपको क्या देखना है, मैंने पहले भी बोला है, व्हाट यू नीड टू सी, कि जैसे गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसे नासिक से। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिटी कौन सा है गोदावरी पे, ठीक है। गोदावरी का ट्रिब्यूटरी जैसे इंद्रावती हो गया, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का, तो गोदावरी कहाँ से ओरिजिन इसका होता है, ठीक है, जगह इंपॉर्टेंट। अगर कोई सिटी है गोदावरी का, वो गोदावरी पे अगर कोई सिटी लोकेटेड है, और इसकी ट्रिब्यूटरी, ये आपको याद रखना है, ठीक। और अभी कर लीजिए, बात के लिए मत डालिए। नेक्स्ट है कृष्णराजा सागर डैम। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये कृष्णा रिवर पे नहीं है बल्कि कावेरी रिवर पे है। तो यहाँ भी आपको क्या ध्यान रखना है कि कृष्णराजा सागर जो डैम है वो बेसिकली कावेरी रिवर पर, और कौन कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको तमिलनाडु इन्वॉल्व है या नहीं, कर्नाटका इन्वॉल्व है या नहीं। तो वैसे भी इंडिया का जो मेजर डैम है, ठीक है, टेहरी डैम हो गया,
रिहान डैम हो गया, कृष्णराजा सागर डैम हो गया, नागार्जुन सागर डैम हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट डैम है आप उसको आप कोशिश कीजिए आज ही उसको याद कर लें, ठीक है, क्योंकि डैम कभी कभी मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो किस रिवर पर कौन सा डैम है, काइंडली हैव अ लुक, ठीक है। ये और मैं खुद से क्यों कह रहा हूँ करने, ताकि याद रहे। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं या कहीं बता दूं कहीं से, उससे क्या होगा, ज्यादा देर आपको याद नहीं होगा, इसलिए डू इट बाय योरसेल्फ। एक और इम्पोर्टेंट है मुल्ला पेरियार डैम, तो ये किस नदी पर है, नाम से ये पेरियार रिवर पर है। कौन कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, तो इसमें आपको जो है ये एक तरीके से केरला और तमिलनाडु दोनों इन्वॉल्व है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो आप कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा और किस रिवर पर है, कौन सा स्टेट। और मैंने पहले ही बोला जितना भी मेजर डैम है काइंडली उसको आप देख लीजिए, ताकि दोबारा कभी एग्जाम में अगर आ भी जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक बार देख लीजिए डैम सारा और प्रैक्टिस कर लीजिए, इंडिया का मैप बनाइए और उस पर कौन से रिवर पे है उसको आप लोकेट कीजिए। नेक्स्ट एक एडिटोरियल है आयुर्वेदा के बारे में, तो इसमें मतलब ऑथर ने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का कि कैसे मतलब आप साइंस को मतलब जो आज की थ्योरी है उसको यू मतलब उसके बेसिस पर आप कोई सुपर इम्पोज नहीं कीजिए। आयुर्वेद का अपना एक अप्रोच होना चाहिए, डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, ताकि इस पे ट्रस्ट बढ़े। आज क्या है, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या सब है, आयुष है, ठीक है, आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है। तो इन सब में इशू क्या है, ये सब इतना प्रमोट क्यों नहीं हो पा रहा है, तो अभी तक ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ। ट्रस्ट क्यों नहीं डेवलप हुआ है, क्योंकि उस तरह का रिसर्च नहीं, उस तरह का रिसर्च क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचिए कि व्हाट आर द स्टेप्स इंडिया कैन डू टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इट्स जो इस हमारा एलोपैथिक है उसमें हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न मेडिसिन के साथ। तो जस्ट थिंक फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सेप्टेड क्यों नहीं है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन को कैसे हम मेन स्ट्रीम में लाएं, ठीक है। तो काइंडली थिंक फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, थोड़ा सा 5-10 मिनट कंटेम्पलेट कीजिए, डू सम गूगल सर्च एंड इट विल हेल्प यू टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव। तो अगर एग्जाम में कुछ अचानक कुछ मिक्स करके कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मॉडर्न मेडिसिन में आयुर्वेदा को कैसे जोड़ा जाए या ट्रेडिशनल मेडिसिन को, तो वहां आप लिख सकते हैं, और लिख तभी सकते हैं जब आप अभी प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा सोचने का। नेक्स्ट इसमें कुछ पढ़ा नहीं है, बस आपको एक मतलब एक क्वेश्चन किया गया है कि जो रूल ऑफ मतलब लॉ इन्फोर्समेंट है वो ट्रायम्फ कर रहा है ओवर राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी क्या है, एक केस पुट्टास्वामी केस में फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि कहाँ तक है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब जो आर्गुमेंट दिया गया है कि लॉ लीगल प्रोसीजर क्यों दिया जाता है, ताकि इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट हो, तो ऐसा नहीं हो कि स्टेट जो है आर्बिट्रेरी तरीके से इंडिविजुअल पर अत्याचार करे, ठीक है। इसलिए आपको क्या है, लीगल प्रोसेस है, लीगल मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन लीगल मैकेनिज्म का अगर दुरुपयोग हो जाए इंडिविजुअल के प्राइवेसी को ही कर्टेल करने के लिए, तो इस पे सोचिए कहाँ तक सही है और कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो काइंडली फ्रॉम दिस थिंक फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है द रोड टू प्रोडक्टिविटी, यानी इंपॉर्टेंट ऑफ जो रोड है उसका इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और वेरियस डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, रोड है, कनेक्टिविटी होती है तो क्या होता है, जो गुड सस्ता हो जाता है, आप टाइम आपका सेव होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि अगर हम रोड को डेवलप करेंगे, ठीक है, रोड को डेवलप करेंगे, तो आपको सोचना है कि जो रोड है वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और वेरियस अदर डेवलपमेंट है उसमें रोल प्ले कर सकता है। तो आप रोड लिखिए और माइंड मैप में सोचिए, ठीक है, रोड को कनेक्ट कीजिए हेल्थ से, रोड को कनेक्ट कीजिए जॉब से, रोड को कनेक्ट कीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट से, ठीक है। सो थ्रू दिस वे जस्ट थिंक एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू डेवलप अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट सेक्शन 69A एक्ट, 66A तो स्ट्रक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो 69A क्या है, तो ये एक्ट बेसिकली कहता है कि अगर कोई भी ऐसा मतलब ये इंपावर करता है गवर्नमेंट को टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे है उसको जो है गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए या हटाइए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज अगेंस्ट सोवेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है, इंडिया के सोवेनिटी इंटीग्रिटी पे खतरा है, तो उस कंटेंट को गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है रिमूव करने के लिए। तो ट्विटर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर गिविंग मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, आप बहुत सारे कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस। तो 69A जो है उसका जो बेस है उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो एक केस भी हुआ था, एक केस है इस पे राम मनोहर लोहिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिस्ट्रिक्शन अगर करना है तो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए,
तो पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा तो वो रीजनेबल है, यानी लॉजिकल होगा, बिना रीजन का नहीं। ये नहीं आप वेग कोई आर्गुमेंट दे देंगे, ठीक है, यू नीड टू गिव अ रीजन, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव में जस्ट थिंक कि जो इंटरनेट का कर्टेलमेंट हो रहा है इंडिया में, वो कहाँ तक सही है, वो कहाँ तक सही है, थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन आप सोचिए कि राइट टू यूज इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स है या नहीं, राइट टू यूज इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो आपको पाकिस्तान का मैप देख लेना है, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान का आप क्या करेंगे, मैप जो है बेसिकली जैसे पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान में आपको क्या देखना है कि इंपॉर्टेंट सिटी, ठीक है। जैसे आपको खैबर पास, क्योंकि इसी का भी है, खैबर पास कहाँ पे है, ठीक है। ये चूंकि अफगानिस्तान में जो अफाटा रीजन है, यहाँ पे अक्सर जो है पश्तून दोनों साइड है, ठीक है। तो खैबर पास, उसके बाद क्वेटा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ठीक है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट प्लेस है पाकिस्तान में, खैबर पास हो गया, क्वेटा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो देयर माइट बी अ क्वेश्चन समवेयर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फेलियर। तो मतलब इससे हम क्या सीख सकते हैं, या श्रीलंका में इकोनॉमिक फेलियर क्यों हुआ। देर आर मल्टीपल रीजन, ठीक है। गवर्नेंस का क्राइसिस है, पॉलिसी फेलियर है, ठीक है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी है। तो जस्ट थिंक कि हाउ गवर्नमेंट कैन कोलैप्स, ठीक है, व्हाट आर द व्हाट सर्कमस्टांसेस जहाँ पे एक, और क्या इंडिया इंडिया इज फेसिंग द सिमिलर थ्रेट, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा सोचिए कि इज इंडिया ऑल्सो फेसिंग द सेम थ्रेट एज इट्स नाइबर, या जो नाइबर में इंस्टेबिलिटी है वो इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा इससे। सो थिंक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव कि इज इंडिया आल्सो फेसिंग द सेम थ्रेट, बिकॉज वी हैव इन्फ्लेशन, वी हैव मल्टीपल चैलेंजेस, और इंडिया के नाइबर्स में अगर इंस्टेबिलिटी होता है तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। नेक्स्ट है गलवान। तो गलवान में आपको क्या देखना है, गलवान कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद कारगिल से क्या डिस्टेंस है। जैसे आप गलवान अगर देखते हैं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे करगिल से बेसिकली ईस्टर्न साइड पे है, पेंगोंग लेक के ऊपर है, ठीक है। यहाँ दौलत बेगी यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, इंडिया का एयरफील्ड है। तो गलवान वैली जो है पेंगोंग लेक से नॉर्थ में है, ठीक है। और आप ले से भी देखिए, तो कभी हो सकता है ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए देती, तो करगिल है, ले है, गलवान वैली है, ठीक है। तो करगिल, ले, गलवान वैली। तो इस तरीके से यू कैन सी द मैप। नेक्स्ट, डिप्टी स्पीकर का आप एक बार पॉलिटी में जाके सर्च कर लीजिए, डिप्टी स्पीकर का रोल, इलेक्शन कौन डिसाइड करता है, कैसे इलेक्शन होता है, डिप्टी स्पीकर कौन बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है डिप्टी स्पीकर को लेके, काइंडली रीड इट। एक और मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि लोन वेवर कहाँ तक सही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोचिए, ठीक है। इंस्टेंट रिलीफ हो जाए, या फिर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को एक तरीके से सपोर्ट मिले, ठीक है। स्मॉल फार्मर ही ज्यादा हेल्प हेल्प इसमें होता है उसका, इस पर्सपेक्टिव। और फिर नेगेटिव सोचिए कि कैसे डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं, क्या हम श्रीलंकन इकोनॉमी की तरह कोलैप्स कर सकते हैं ऐसे अगर रहा तो। उसके बाद जो है बेसिकली करप्शन, लार्ज फार्मर ही ज्यादा मतलब लोन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थिंक फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है, लोन वेवर का पॉजिटिव और लोन वेवर का नेगेटिव। और बस, तो ये आज के लिए इतना ही था।